Welcome, my dear students. Welcome to another CMAT practice session. And if you've not connected with me on Telegram, you can message me on Telegram at ADITYAKT, or you can also join the Telegram group CAT-ZAT-MBA. First question of the session. If x and y are positive real numbers and 3x plus 4y is equal to 14, तो maximum value क्या होगी? x cube into y to the power 4 की. What is the maximum value of x cube into y to the power 4? तो x cube into y to the power 4 का मतलब क्या हुआ कि we need to multiply x 3 times and we need to multiply y 4 times, और इसकी maximum value चाहिए. और what is given? We've been given that 3x plus 4y is equal to 14. So that information is given. And for this expression we need 3x's to be multiplied and 4y's to be multiplied. अब ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है इसमें भी 3x और 4y है, यानी कि अगर हम 3x को अलग अलग लिख लें, 4y's को अलग अलग लिख लें, और जैसा हमने ऑब्जर्व किया है अब तक, इन जनरल फॉर एग्जांपल अगर हमें दो नंबर्स का सम दिया है a एंड b एंड दैट सम इज इक्वल टू 14 एंड वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इनटू b, बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से a इनटू b मैक्सिमम कब आता है? जब बोथ दीज नंबर्स आर इक्वल. व्हेन बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर इक्वल, इजंट इट सो? तो a और b जब मैक्सिमम हम इक्वल कर देंगे, यानी कि दोनों को 7 कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 7 इंटू 7, दैट इज 49. यहीं पे अगर लेट अस से 3 नंबर्स होते a प्लस b प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 15 होता, और वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a b c. तो इन दैट केस क्या करेंगे हम? these three numbers a b c should be equal, so each number should be equal to 5, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 125. सेम लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है. सो सिंस वी नीड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3x एंड 4y, तो ये सारे के सारे ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ऑल एक्सेस एंड वाइज शुड बी इक्वल, टोटल 7 शुड बी इक्वल, ठीक है. सो यानी कि सबको बराबर कर देंगे, तो और x और y भी आपस में बराबर होने चाहिए. तो इन दैट केस 7x विल बी इक्वल टू 14 और x आ जाएगा इक्वल टू 2. So that is why the answer will be 2 to the power 7, which is equal to 128. तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को समझने का ऑब्जर्वेशन से, बट एक और तरीका समझ लेते हैं, सो दैट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह से इस एक्सप्रेशन में मिल जाए हमें, ठीक है. सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो वी नो दैट कभी भी जो हमारा अरिथमेटिक मीन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर एनी टू नंबर्स, फॉर एनी नंबर्स, ठीक है, एज लॉन्ग एज नंबर्स हमारे जो है वो पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं हमारे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर्स लिए 3 नंबर्स, तो a प्लस बी प्लस सी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? दैट विल बी एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, तो डिवाइडेड बाई 3. ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा इसका 1/3 ऑफ a इंटू बी इंटू सी. तो दिस नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. सिमिलरली हमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 दिया है, यानी कि 3x प्लस 4y, और 7 नंबर्स है, डिवाइड बाई अगर हमने 7 कर दिया, और इंस्टेड राइट हैंड साइड में, ये तो हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन का. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ऑल एक्सेस शुड बी मल्टीप्लाइड, तो x इंटू एक्स विच इज x क्यूब, एंड ऑल y शुड बी मल्टीप्लाइड, तो y टू द पावर 4 एंड दिस टू द होल पावर 1/7. और 3x प्लस 4y क्या है? 14 है, तो 14/7 विल बी 2 टू द पावर 7 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x क्यूब y टू द पावर 4. Isn't it so? यानी कि x क्यूब y टू द पावर 4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 7. तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जबकि इक्वालिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट 2 टू द पावर 7 विच इज इक्वल टू 128. दिस इज अनदर वे टू लुक एट इट, ठीक है, क्लियर है. अब यहीं पे इसी क्वेश्चन में जस्ट इन केस ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन हमसे पूछता कि 3x प्लस 4y यही इंफॉर्मेशन गिवन है, बट क्वेश्चन हमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर और y टू द पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर एंड y टू द पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो अगर एक्स स्क्वायर और y टू द पावर इंटू y टू द पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि हमें क्या करना है? x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और y को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. इस केस में कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. क्या जुगाड़ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं जुगाड़? कि हम क्या कर सकते हैं, हमें 3x गिवन है, 3x को 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, एंड दोज 2 पार्ट्स विल बी 3x/2 एंड 3x/2, है कि नहीं? ठीक है. और सिमिलरली y के लिए भी खेल करेंगे, यही काम करेंगे, 3x/2 एंड 3x/2 हो गया, और y का पावर 5 चाहिए, यानी कि 4y को 5 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो दोज पार्ट्स विल बी 4y/5 5 टाइम्स, ठीक है. सो दीज विल बी ऑल द नंबर्स, ठीक है. 4y/5 हमारा 5 टाइम्स आएगा.
एंड फिर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 2x के 2 टर्म्स हैं और 5 टर्म्स हैं y के, तो डिवाइड बाई 7 करोगे एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7th रूट ऑफ 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू 4y बाई 5 टू द पावर 5। और ये पूरा सम हमारा कितना आ रहा है, ये पूरा सम 14 है, इसीलिए इस तरह से ब्रेक किया है। 14/7 इज 2, तो 2 टू द पावर 7 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 3/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4/5 टू द होल पावर 5 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर y टू द पावर 5, यानी कि हमारा x स्क्वायर y टू द पावर 5 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 4 टू द पावर 5 डिवाइड में चला जाएगा, सो दिस इज 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, तो दिस इज 2 टू द पावर 9, 4 टू द पावर 5 क्या है, 2 टू द पावर 10 है, यानी कि 2 डिवाइड में आ जाएगा, सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 18, 3 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, दिस विल बी अवर मैक्सिमम वैल्यू इन सच ए केस। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो जैसा हमें एक्सप्रेशन चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम इन जनरल लेटर से हमें एक क्वेश्चन दिया होता 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल 27, और क्वेश्चन पूछता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कमेंट में मेंशन करना कि ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आने वाली। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का ही दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 24 लेस देन द लार्जर नंबर एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। गिवन क्या है कि अरिथमेटिक मीन हमारा इज 24 लेस देन द लार्जर नंबर। तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन क्या है, एवरेज है। एवरेज हमारा 24 छोटा है लार्जर नंबर से, और एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में आता है। तो अगर हमारे दो नंबर्स हैं, अगर ए और बी नंबर्स हैं हमारे, तो जो मिडिल वैल्यू है यानी एवरेज वैल्यू है दैट इज 24 लेस देन द लार्जर नंबर। अगर बी को हम लार्जर नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर मिडिल वैल्यू 24 लेस है तो मिडिल वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू भी 24 लेस होगी, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है दैट विल बी 48। तो गैप हमारा 48 होगा। क्या सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं? सारे ऑप्शंस में 48 का ही गैप आ रहा है, तो हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे इससे। ठीक है, आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड कंडीशन पे भी ट्राई करना पड़ेगा। पहले कंडीशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में देखते हैं ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया जा सकता है। इसके बाद में पहली कंडीशन हमें ये पता लगानी थी कि 48 का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। अब दिया है ज्योमेट्रिक मीन जो है नंबर्स का दैट इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। तो अगर हमारा स्मॉलर नंबर ए है, लार्जर नंबर को a प्लस 48 लिख सकते हैं। अब बी लिखने की क्या जरूरत है, बिकॉज बी इज 48 मोर देन ए। ये बात क्लियर हो गई है। और इनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा a इंटू ए प्लस 48 का स्क्वायर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 12 मोर देन स्मॉलर नंबर, यानी कि a प्लस 12। स्क्वायर कर दो दोनों एंड पे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो a इंटू ए प्लस 48 दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 48a, एंड a प्लस 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 144। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 24a विल बी इक्वल टू 144 एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 6। और जैसे ही a इज इक्वल टू 6 आ गया तो फिर हमारा क्लियर है, अगला नंबर होगा 54। तो 6 एंड 54 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज फिर ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ऑप्शन से भी ट्राई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पहला नंबर है हमारा 8 एंड 56। अब यहाँ पे देखो क्लियरली, हम जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, और उसका स्क्वायर रूट लेने पे क्या हो रहा है, हमें एक नंबर मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है इनफैक्ट। सॉरी, स्क्वायर रूट लेने पे एक इंटीजर ही हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 8 और 56 में 56 हमारा है 7 का मल्टीपल, 7 के स्क्वायर का मल्टीपल नहीं है। जब स्क्वायर रूट लोगे तो तुम्हें इंटीजर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो पक्का बचने वाला है। बाकी क्या बचेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी तो 8 है, 8 इंटू 8 यानी कि 8 हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, बट 7 बच जाएगा, अकेला बचेगा, पेयर नहीं है हमारे पास। तो क्लियरली यहाँ से हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिलने वाला। 16 64 से मिल जाएगा, 4 इंटू 8 32, बट अगेन 32 हमारा 16 से 16 ज्यादा है, और क्वेश्चन क्या है 12 ज्यादा होना चाहिए। थर्ड केस में 12 इंटू 60 यानी 60 हमारा 5 का मल्टीपल है, और 5 अकेला आ रहा है, 5 की एक ही पावर आ रही है। अगेन स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच जाएगा, तो सी भी आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चेक करना तुम्हारा कम हो जाएगा। लास्ट में बचता है 6 एंड 54। 54 में 6 है और 9 है, तो 6 इंटू 6 ये पेयर बन गया 6 का, और 9 हमारा खुद में स्क्वायर है। तो डेफिनेटली यहाँ से भी हमें वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आंसर है हमारा। क्या ये बात क्लियर है? तो कभी ऑप्शंस को भी ट्राई करना है तो हमेशा स्मार्टली ट्राई करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग लगाए बस ट्राई करते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और अननेसेसरी है वो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अरुण एंड विनी आर सन एंड डॉटर ऑफ मिस्टर कमल कुमार रिस्पेक्टिवली।
तो अरुण सन है कमल कुमार का एंड विनी इज डॉटर, ठीक है, अरुण मेल है और विनी फीमेल है, सन एंड डॉटर। अरुण हैज थ्राइस एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स एंड विनी हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स, यानी कि अरुण की सिस्टर्स कितनी है, 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू द ब्रदर्स जो कि अरुण के पास अरुण के हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रदर्स की बात करें, लेट अस से ब्रदर्स कितने हैं, अगर एक्स मान लेते हैं, अरुण के ब्रदर्स एक्स मान लेते हैं, तो सिस्टर्स कितनी है, सिस्टर्स 3 टाइम्स है यानी कि 3x होंगी। और यही बात अगर हम विनी के लिए कहें तो विनी के केस में क्या कहा, विनी हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर्स एज ब्रदर्स। नाउ थिंक अबाउट इट, अरुण के ब्रदर्स अगर एक्स हैं तो विनी के ब्रदर्स कितने होंगे भाई, अगर अरुण के ब्रदर्स एक्स हैं तो विनी के ब्रदर्स कितने होंगे, क्योंकि विनी का ब्रदर अरुण खुद भी होगा और ये एक्स भी होंगे, तो यानी कि विनी के ब्रदर्स हो जाएंगे एक्स प्लस अरुण खुद, यानी कि x+1। अरुण की सिस्टर्स 3x है और विनी भी तो अरुण की सिस्टर है, तो विनी की सिस्टर्स कितनी होनी चाहिए भाई, विनी को एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, तो यानी कि बचेंगी सिस्टर्स 3x-1। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि विनी की जो सिस्टर्स हैं दे आर ट्वाइस एज मेनी एज ब्रदर्स, यानी कि 3x-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x+1। तो यहां से इक्वेशन हमारा आ जाएगा 3x - 2x इज इक्वल टू 2 + 1 विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर कमल कुमार। चिल्ड्रन कितने होंगे, x + 3x + 1, चाहे किसी भी जगह से निकालो तो 4x + 1 हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 13 ओनली। हाँ 12 भी लिखा हो सकता था, तो 12 लिखा होता तो गलती से बहुत सारे लोग क्या करते, गलती से तुम 12 मार्क कर देते अगर इंक्लूड नहीं करते इस पर्सन को, अरुण को इंक्लूड नहीं करते या यहाँ पे विनी को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि लास्ट में उस पर्सन को भी इंक्लूड करना है जिसके ब्रदर्स और सिस्टर्स की बात हो रही है, बिकॉज वो खुद भी है अपने ब्रदर्स का ब्रदर, इजंट इट सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टॉस 3 coins each, द प्रोबेबिलिटी दैट वुड ऑब्टेन द सेम नंबर ऑफ हेड्स। 3 कॉइन्स को टॉस किया है, ए ने भी 3 को ही टॉस किया है, बी ने भी, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ ऑब्टेन द सेम नंबर ऑफ हेड्स। टोटल केसेस कितने बनने वाले हैं, अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया है टोटल केसेस बनेंगे ए के लिए 2⁻³ और बी के लिए भी 2⁻³, यानी कि 8 × 8 टोटल केसेस बनेंगे 64। दैट इज फर्स्ट थिंग। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, तो यानी कि एक तरीका हो सकता है कि 0 हेड्स आए या फिर 1 हेड आए या 2 हेड्स आए या 3 हेड्स आए। अब 0 हेड आ रहा है यानी कि सबके पास टेल आएगा, सारे आउटकम टेल्स होंगे। 1 हेड आएगा तो 1 हेड हमारा पहला हो सकता है या सेकंड टॉस में हो सकता है या थर्ड टॉस में हो सकता है, यानी कि 3 केसेस बनेंगे 1 हेड के। 2 हेड्स के केसेस कितने बनेंगे, फर्स्ट 2 या फर्स्ट एंड लास्ट या लास्ट 2, यानी कि यहाँ पे भी 3 केसेस बनेंगे और लास्ट में तीनों हेड्स, इसका एक केस बनेगा। अब 0 हेड्स चाहिए, दोनों को 0 हेड्स चाहिए, तो सिर्फ एक तरीका है, तो एक ही तरीका होगा ए के लिए और एक ही तरीका होगा बी के लिए, तो ओनली 1 × 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 केस बनेगा। 1 हेड चाहिए तो 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस ही ए के लिए और 3 केसेस ही बी के लिए, यानी 3 × 3 9 केसेस बनेंगे। 2 की भी यही कहानी है, 3 केसेस ए के लिए 3 केसेस बी के लिए, 3 × 3 9 केसेस बनेंगे और 3 हेड्स का सिर्फ एक केस बनेगा ए के लिए और एक ही केस बनेगा बी के लिए, यानी 1 × 1 1 केस। टोटल केसेस हो गए हमारे 9 + 9 18 + 2 20 केसेस। तो 20 आर फेवरेबल केसेस, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल 20/64। 4 से कटा ऊपर 5 बचा, नीचे बचा 16, 5/16 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a is the smaller number, the smallest number when multiplied by 2, which when multiplied by 2 is divisible by 6, 24, 39 and 90. b is the smallest number which when divided by 2 is divisible by 49, 28, 21 and 35. So we have to find the sum of a and b. Pause the video, पहले खुद से सॉल्व करो इसको। तो a तो स्मॉलेस्ट नंबर है सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज डिविजिबल बाय 6, 24, 39 एंड 90। तो अगर 6, 24, 39, 90 से डिविजिबल है तो क्या हम कह सकते हैं कि एलसीएम ले लें इन नंबर्स का, इन नंबर्स का एलसीएम ले लें, ठीक है। और हमारा a इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय 2 कह रहा है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी a × 2 विच इज 2a। तो 2a क्या होगा, 2a एलसीएम होगा 6, 24, 39 और 90 का। सिमिलरली सेकंड लाइन को पढ़ोगे तो b इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 2, यानी b डिवाइडेड बाय 2 डिविजिबल है इन नंबर से, यानी कि 49, 28, 21 और 35 का एलसीएम लोगे तो b/2 के बराबर आएगा वो, और स्मॉलेस्ट नंबर है।
ये बातें समझ गए तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेना रह गया। अब पहला हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6, 24, 39 और 90 का। तो 24 तो 6 का ही मल्टीपल है। ठीक है, 39 क्या है, 13 इंटू 3, थ्री तो ऑलरेडी 24 में इंक्लूड हो गया, 13 और मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज प्राइम नंबर है। 90 के लिए क्या आएगा, 90 इज 5 इंटू 18 या फिर 10 इंटू 9, 3 तो ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 भी आ रहा है, तो बच जाता है हमारा 5 बचता है। तो 5 इंटू 18 और रह गया, 18 में से ऑलरेडी यहाँ पे क्या इंक्लूड हो गया, एक तो 3 हमारा रिमेनिंग है, बाकी तो सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 6 90, यस। सो दिस विल बी अवर एलसीएम ऑफ 6, 24, 39 एंड 90। क्या वैल्यू आ गई है, 24 इंटू 15 दैट इज 360, 360 इंटू 13। और क्योंकि 2a के बराबर है, बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से a निकालोगे तो क्या आएगा, a विल बी 180 इंटू 13, यानी कि a हमारा आ जाएगा 18 इंटू 10 180, 80 इंटू 3 54, तो 2340। सिमिलरली b/2 का ये एलसीएम क्या आ रहा है, दिस एलसीएम विल बी 49, यानी कि 7 का स्क्वायर है, तो 49, 28 क्या है, 7 इंटू 4, 4 रह गया, तो 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 4 इज द अदर फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर है। 21 क्या है, 7 इंटू 3, 3 रह गया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 35 है, 7 इंटू 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू 4 आ गया 20 इंटू 3 60, तो 49 इंटू 60 विच इज 2940, 2940, बट दिस इज इक्वल टू b/2, तो हमारा b इसका डबल आ जाएगा, तो b विल बी 6000 माइनस 120, तो 5880। ठीक है, तो 5880 प्लस 40 आ जाएगा 5920, 6020 प्लस 2200, तो 8220 विल बी अवर आंसर इन दिस केस, ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और थी जो हमने अगर कर लिया होता तो हमें एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो भी समझ लेते हैं कि 2a हमारा 2a एलसीएम के बराबर आ रहा है 6, 24, 39 और 90 का। और जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो क्लियरली हमारा क्या है, एलसीएम में लास्ट में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, 0 आने वाला है, वो तो पक्की बात है। और साथ में 24 का मल्टीपल भी है, यानी कि 4 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 4 इंटू 10x टाइप हो रहा है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमें जो नंबर्स गिवन है उनमें से सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि 10 का मल्टीपल है, और हमें यहाँ पे 5 का मल्टीपल दोनों ही वैल्यूज दिख रही है हमारी, जो a आ रहा है और जो b आ रहा है। ठीक है, दैट इज वाई इस तरह से लिख के अपना आंसर निकालते हैं कि क्या हमारा अल्टीमेट आंसर 10 का मल्टीपल आ रहा है। अगर दिख रहा है हमको तो स्ट्रेट अवे मार्क कर देंगे, तुम्हें एलसीएम निकालने का जो दिक्कत है वो नहीं झेलना पड़ेगा, स्ट्रेट अवे मार्क कर दोगे। तो 2 हमारा 4 इंटू 10x है, यानी कि a क्लियरली हमारा 20x है, यानी कि 10 का मल्टीपल है, बात खत्म हो गई। सिमिलरली b की बात करूँ तो b/2 यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे 28 एक इवन नंबर है और 5 का भी मल्टीपल है, यानी कि डेफिनेटली b/2 अगर 10y है तो b विल बी इक्वल टू 20y, यानी कि a प्लस b एक 10 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, सो क्लियरली हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा, इसके अलावा कोई भी आंसर हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और साथ में क्योंकि हमने 20x 20y लिखा है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी होते जस्ट इन केस, तो अगर एक ऑप्शन अगर दिया होता लेट अस से 4 6 7 0 दिया होता जस्ट इन केस, ठीक है, तो हमें पता होता कि ये आंसर नहीं होगा बिकॉज एक 20x आ रहा है, एक 20y आ रहा है, तो 20 का मल्टीपल भी आ रहे हैं साथ में, बिकॉज उतना हमने देख लिया है। ठीक है, अदरवाइज एलिमिनेट करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, बट फिर तो हम एलसीएम ही निकाल लेते हैं। पर ये छोटी छोटी बातें जिनको समझ लोगे तो कई बार क्वेश्चन में थोड़ा ईजी आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। ठीक है, या एटलीस्ट ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें बाकी क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, या तो एलसीएम निकाल ही लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। A man borrows rupees 5,000 from a bank at 8% per annum compound interest. 8% per annum का compound interest है और 5,000 rupees borrow किया है उसने. At the end of every year he pays rupees 1,000 as a part payment of loan and interest. यानी कि हर साल के एंड में एक तो उसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा और फिर वो पे कर देता है 1,000 रुपीज़, और 1,000 रुपीज़ में से कुछ लोन से कट जाएगा, कुछ इंटरेस्ट से कट जाएगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, सो हाउ मच डज ही स्टिल ओ टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स? मैनुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, बिकॉज हर बार 1,000 कट रहा है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा हमारा। तो बोरो किया कितना किया है, 5,000 रुपीज़ बोरो किया है इनिशियली, और 8% पर नम कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 5,000 का 8% कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़ हो जाएगा, 400 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया ईयर एंड में, लेकिन वो ईयर एंड में क्या करेगा, 1,000 रुपीज़ का पार्ट पेमेंट कर देगा। तो 400 रुपीज़ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ और 1,000 उसने कर दिया है पे, यानी नेट में मामला क्या बना, 5,000 माइनस 600, तो 4,400,
बच गया अमाउंट ड्यू। नेक्स्ट ईयर अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 8% ही है, बट ये 8% होगा 4400 का, ठीक है। तो 10% होता 440, 8% निकालना है, 8% कितना आएगा, 8% आएगा 84 320 प्लस 30 दैट इज 352। भाई 4000 का 8% हो जाएगा 320 और 400 का उसका भी 1/10 यानी कि 32, तो 352 हमारा इंटरेस्ट हो गया और 1000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, कितना ड्यू बच गया, 4400 माइनस 1000 हो गया 3400 प्लस 352, तो 3752 रुपीज बच गया। ओके, अब 1000 सब्ट्रैक्ट करना है हमें, एक चीज़ तो ये है, और साथ में हमें क्या करना है 3752 का 8% क्या आएगा वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर एक रफ एस्टिमेशन के हिसाब से देखो तो 3752 से 1000 तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 2752, और जो 8% है वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट 300 के आसपास आएगा, यानी 3752 माइनस 300 करोगे, सॉरी 2752 प्लस 300 करोगे, गलत बोल दिया ना, 3752 में से तुमने 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो 2752 बच गया, और इंटरेस्ट क्योंकि एक्यूमुलेट हुआ था तो प्लस 300 किया, 3052 के आसपास की वैल्यू आएगी, तो हमारा ऑप्शन ए क्लियरली आंसर है, इससे ज़्यादा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है, बिकॉज उतने से हमें 80% से काम चल जा रहा है और बहुत एक्यूरेट आंसर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आ रहा है, बिकॉज 3752 इज नथिंग बट भाई 3750 का 8% आता है 300, फिर 2 रुपीज़ का 8% निकालना है तो बहुत एक छोटा सा वैल्यू और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो 1 रुपीज़ का आता 8 पैसा, 2 रुपीज़ का आएगा 16 पैसा, तो वो 16 पैसा ही डिफरेंस आ रहा है, इतना एक्यूरेट निकालने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे यहाँ पे आंसर लिखते 375 का 3750 का 8% आया 300, दैट विल बी एडेड, और ये हमारा आंसर आ जाएगा अराउंड 3052। ओके, एग्जैक्ट के लिए 0.16 और ऐड कर देते तो हमारा काम हो जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है उसकी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन अपने अच्छे खासे दूर दूर हैं, 200 का डिफरेंस तो कम से कम है ही है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum amounts to rupees 5989.50 in 2 years at 15% per annum interest compounded 8 monthly। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट है हमारा 15% का पर एनम, बट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, यानी कंपाउंडिंग हो रही है हमारी 8 मंथली, यानी कि 8 मंथ्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। 2 ईयर्स का टोटल टाइम पीरियड है, तो 8 मंथ्स के कितने टाइम पीरियड आएंगे इसमें 2 ईयर्स में, 8 मंथ्स पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, टोटल 24 हो गए, यानी कि 3 टाइम पीरियड्स आएंगे 8 मंथ्स के, और क्योंकि 15% का हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या होगा 15% इंटू 8/12 विच इज 10% पर 8 मंथ्स, यानी कि 8 मंथ्स में 10% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। तो अमाउंट अगर हमारा 10 रुपीज़ था होता, 10 रुपीज़ होता तो पहले टाइम पीरियड के बाद में कितना हो जाता, 11 हो जाता, बिकॉज 10% यानी कि 1/10 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा। सिमिलरली सेकंड टाइम पीरियड में भी यही होगा 10 से 11, थर्ड टाइम पीरियड में भी 10 से 11, इफेक्टिवली 1000 रुपीज़ का अगर अमाउंट इनिशियल अमाउंट है तो 1331 रुपीज़ हो जाएगा, और हमें वैल्यू इसी अमाउंट की दी है, टोटल फाइनल अमाउंट की 1331 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल पाएंगे क्या, क्योंकि हमारा सेकंड लाइन कह रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम यानी कि प्रिंसिपल अगर मैंने निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा, और फिर उस पर हमें चाहिए 4 and 2/3 ईयर्स का 19% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी दैट अमाउंट इज 5989.50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1331, दिस विल बी आवर प्रिंसिपल। ओके, ये तो प्रिंसिपल आ जाएगा, क्या बात क्लियर है। तो 2 जीरो अगर हमने हटा दिए तो यहाँ से डेसिमल चला जाएगा, फर्स्ट डेसिमल को अलग से क्यों डील करेंगे। अब क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज हम डिवाइड करें 1331 से, तो पक्का 11 क्या 1331 का भी मल्टीपल हो सकता है, बट 1331 से अगर हम डिवाइड करेंगे वो ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगा, 11 से डिवाइड कर देते हैं, बचेगा 121, और यहाँ पे बचेगा 11 5 55, बचा 48, 4 44, 49, 4 44, तो 54450 का भी ध्यान रखना, लास्ट में जीरो आएगा। अगेन अब ये इसको 11 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, या 121 से भी एक बार में कर लेते हैं, 11 से हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, फिर बचा 104, 9 टाइम्स जाएगा, फिर बचा 5, 4950, अगेन 11 से डिवाइड करेंगे, पूरा 11 चला गया, ऊपर बचा 450, तो 450 into 10 4500 हमारा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना चाहिए 4 and 2/3 यानी 4 3 12 प्लस 2 14/3 ईयर्स का इंटरेस्ट चाहिए, और एक ईयर का इंटरेस्ट है 19%, 14/3 इंटू 19/100, दिस विल बी आवर टोटल इंटरेस्ट। एक चीज़ और दिमाग लगा सकते थे हम स्टार्ट में कि हम क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 से और 19 से, और अब कुछ कटपुटा नहीं रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 14 और 19 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 और 19 का होना चाहिए, बिकॉज 14 तो डिवाइड हो रहा है, नीचे 100 आ रहा है,
तो 7 और 19 क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो 7 इंटू 9 का मल्टीपल होना चाहिए, बट चांसेस आर ये सारे के सारे ऑप्शन 7 और 19 का मल्टीपल होंगे। चेक करते हैं, ऑप्शन ए क्या है, 3990, दिस इज 3500 प्लस 490 यानी कि 7 का मल्टीपल है 19 2 जा 38 190, तो ये 719 दोनों का ही मल्टीपल है। 4522 अगेन 42 28 42, हाँ ये भी हमारा 7 का मल्टीपल है और 19 का भी मल्टीपल है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे दोनों के मल्टीपल हैं, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व ही करना पड़ेगा, अब ज़्यादा समय खराब करने का मतलब नहीं है। 30 से गया 1500, 2 जीरो हट गए, तो 15 इंटू 14 इंटू 19, 15 इंटू 14 इज 210, 210 इंटू 19 चाहिए। ठीक है, 10 को बाहर ले लो, बच गया 21 इंटू 19। जब भी ऐसे नंबर्स मिले, ध्यान ये देखना है कि 21 इंटू 19 क्या है, 21 क्या है, 20 प्लस 1 है, 19 20 माइनस 1 है। तो हमारा जो आंसर होगा, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखो जब भी कैलकुलेशन इस टाइप की कभी भी आए। ठीक है, ये एक नंबर है हमारा 21 प्लस 1, एक है 21 माइनस 1, सॉरी 20 प्लस 1 और 20 माइनस 1। ठीक है, सो आंसर विल बी 20 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 399, दिस विल बी 3990। आई रिपीट, लेटेस्ट से हमारे नंबर्स होते 15 इंटू 17, तो हम कहते हैं 16 का स्क्वायर माइनस 1। फिर एक बार लेटेस्ट से हमारे नंबर्स होते 19 इंटू 23, तो हम कहते हैं ये हमारा आंसर होगा 21 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, 19 इज 21 माइनस 1, 23 इज 21, 21 माइनस 2 और 23 इज 21 प्लस 2, यानी कि दिस विल बी 21 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये छोटी सी चीज़ को ध्यान रखोगे तो हमारा कई बार कैलकुलेशन कई सारे क्वेश्चन में आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of a product is P. A shopkeeper raises its price by X% and then offers a discount of Y% on the raised price. पहले तो X% से रेज किया है और फिर Y% का डिस्काउंट लिया है। डिस्काउंटेड प्राइस अगेन बिकम्स P, यानी कि शुरू भी P से किया और खत्म भी P पे हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ठीक है, कि अगर मान लो कि हम 10% से इंक्रीज करें प्राइस को और फिर 10% से डिक्रीज करें, तो नेट में चेंज क्या आता है, ये तो याद होगा, नेट में चेंज आता है हमारा माइनस 10 इंटू 10 माइनस आर स्क्वायर बाई 100, यानी कि माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, इतने परसेंट का चेंज आएगा, यानी कि 1% डिक्रीज हो जाएगा नेट में। हमेशा जब भी सेम परसेंटेज से तुम इंक्रीज कर रहे हो और फिर सेम परसेंटेज से डिक्रीज कर रहे हो उसके बाद में, तो हमारा नेट में डिक्रीज आने वाला है। और अगर नेट में सेम प्राइस रह रहा है तो क्या, तो ये बात तुमको समझ में आ रही है कि जितने से हमने इंक्रीज किया होगा उससे कम से डिक्रीज किया होगा, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू से डिक्रीज किया होगा, तभी तो हमारा नेट में वैल्यू सेम रह रहा है। क्योंकि अगर सेम वैल्यू से डिक्रीज करोगे तो भी डिक्रीज होता नेट में, और अगर उससे बड़ी वैल्यू से डिक्रीज करते तो और भी ज्यादा डिक्रीज होता। और अगर हमारा सेम अमाउंट रह रहा है, पी से ही हमने स्टार्ट किया, पी पे ही खत्म हुआ, यानी कि दिस इज डेफिनेट दैट X% इज मच ग्रेटर देन Y%। कितना बड़ा होगा ये नहीं पता, बट X% इज ग्रेटर देन Y%, दैट इज फर्स्ट थिंग। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ Y इज द डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, और X Y से बड़ा है और X माइनस Y इज इक्वल टू Y। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम कंफ्यूज रहोगे तो y माइनस एक्स भी लिख सकते हो, या तुम्हें पता नहीं होगा तो दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। बट क्योंकि हमें पता है कि X% Y% से बड़ा होगा तो ये इक्वेशन ऐसे ही आने वाला है दैट X माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, यानी कि X आ जाएगा इक्वल टू 2y। ठीक है, अब नेट में चेंज हमने किया है तो X से इंक्रीज किया है तो प्लस एक्स, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा दो माइनस वाई, क्योंकि y निगेटिव है। ठीक है, और फिर बाद में आ जाएगा प्लस एक्स इंटू माइनस वाई, यानी कि माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, और नेट का चेंज आया है 0%, दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। और साथ में पता है कि x इज इक्वल टू 2y, निकालना क्या है, x ही निकालना है, x ही निकालना है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो x की जगह 2y पुट कर देते हैं, 2y माइनस 2y इंटू वाई, यानी कि 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो y इंटू 100, तो 100y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 100 माइनस 2y, यानी कि या तो y 0% होगा, अब y 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का, यानी कि 100 माइनस 2y 0 आएगा, यानी कि यहाँ से y इज इक्वल टू 50% आ जाएगा। बट क्वेश्चन में y% नहीं पूछा, इसलिए गलती से 50% को मार्क नहीं कर देना, ऑप्शन में भी नहीं दिया गिवन है, लेकिन दिया होता तो ध्यान नहीं देना है। y 50% है, हमारा x इसका डबल होगा, यानी कि 100% आ जाएगा। या फिर ये भी कर सकते थे, किसी स्टेप के बाद में तुम डायरेक्टली ऑप्शन से खेल लेते कि हमारा x की वैल्यू दिया है 20%, यानी कि पहला ऑप्शन है 20% का इंक्रीज करोगे और फिर 10% का डिक्रीज करोगे, 20% इंक्रीज करके 120 हो गया, 120 का 10% यानी कि 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 108 आ रहा है, यानी कि 8% का इंक्रीज आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 100% का इंक्रीज, 50% का डिक्रीज, तो 100 से हुआ 200, 50% हुआ 100, 200 माइनस 100 इज 100 ओनली, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया आंसर।
ठीक है, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगा के तो हो ही रहा है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुज एज is 7/9 of her brother's age and the age of Manu's father is 21 years more than the age of Manu. तो मनु की एज है 7/9 of her brother's age. मनुज ब्रदर एंड फादर, मनु की एज है 7/9, तो अगर ब्रदर की एज को हम 9x मान लें तो मनु की एज आ जाएगी 7x, एंड एज ऑफ मनुज फादर इज 21 ईयर्स मोर देन एज ऑफ मनु, यानी कि फादर की एज आएगी 7x + 21। देन क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ मनुज ब्रदर एंड मनुज फादर 3 years हेंस यानी कि बाद में 3 years हेंस विल बी 33 years। तो 3 साल के बाद में क्या होगा, मनु की एज भी 3 years से बढ़ेगी, मनु के ब्रदर की एज भी 3 years से बढ़ेगी और फादर की एज भी 3 years से बढ़ेगी, सबकी एज 3-3 साल बढ़ जाएगी, तो एवरेज भी हमारा 3 years से बढ़ जाएगा। तो अगर हम 3 साल हेंस की 3 years हेंस की बात कर रहे हैं, एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 3, और अगर एवरेज 33 years है 3 years के बाद में, एट प्रेजेंट क्या कहानी होगी, एवरेज 3 years कम होगा यानी कि 30 years होगा। अगर एवरेज 30 years है तो सम हमारा क्या आ जाएगा, 3 मेंबर्स है, सम आ जाएगा 90। तो बस खत्म हो गया सवाल। 7 + 9 हो गया, 16 + 7 हो गया 23x + 21 इज 90, तो 23x is 69, x आ जाएगा 69/23 विच इज इक्वल टू 3 ओनली, x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द एज ऑफ मनु 2 years ago, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 years ago मनु की एज होगी 7x - 2 विच इज 21 - 2 एंड हेंस इक्वल टू 19 years। तो 19 years आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा फंसाने की कोशिश कर रहा है लैंग्वेज से, बट इजी क्वेश्चन है। अगर तुम गलती नहीं करते हो, 2 years ago में सब्ट्रैक्ट करोगे, वहां पे इंक्रीज करोगे, ध्यान दोगे, तो सवाल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, वर्किंग अलोन विद देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन जॉब इन 4 hours व्हाइल बी कैन डू द सेम इन 3 hours। ए कर सकता है 4 hours में, बी कर सकता है 3 hours में, और अगर एलसीएम ले लिया 4 और 3 का आ गया 12, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 4। फिर क्वेश्चन कर रहा है ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड इन 2 hours, 2 hours में खत्म कर दिया, बट कैसे 2 hours में खत्म किया, सच दैट ए वाज वर्किंग ऑल द टाइम। तो ए तो पूरे टाइम वर्क कर रहा था, और 2 hours में ए ने कितना वर्क किया होगा, 3 hours, 3 की एफिशिएंसी है ए की, 3 × 2 यानी कि 6 यूनिट्स वर्क किया होगा, और टोटल वर्क हमने माना है 12 यूनिट्स का, यानी कि बी ने भी 6 यूनिट्स वर्क किया होगा, लेकिन बी ने 3 ब्रेक्स भी लिए हैं ऑफ इक्वल लेंथ इन द मिडिल। ठीक है, बी को कितना टाइम लगेगा 6 यूनिट्स वर्क करने में, बी की एफिशिएंसी है 4, वर्क किया है 6 यूनिट्स यानी कि 6/4, 1.5 आवर्स का टाइम लगेगा बी को, और टोटल टाइम है 2 hours का। 1.5 आवर्स तो बी ने काम किया है, बट कितना टाइम रह गया, 2 - 1.5 यानी कि 0.5 आवर्स का समय रह गया, विच इज नथिंग बट 30 मिनट्स ओनली। 30 मिनट्स के का टोटल ब्रेक लिया है बी ने, और टोटल ब्रेक्स लिए हैं 3, 30/3 करोगे, आंसर आ जाएगा 10 मिनट्स का हर एक ब्रेक लिया है, 10 मिनट्स ईच का ब्रेक लिया है, ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द टर्नओवर ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी इज 8:7। ए और बी 2 कंपनीज है हमारी, और टर्नओवर ऑफ दोज कंपनीज का रेशियो है हमारा 8:7। देन द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 19:16। टर्नओवर इतना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 19:16। देन क्वेश्चन इज सेइंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टर्नओवर एंड एक्सपेंडिचर। टर्नओवर में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा, एंड ईच ऑफ द कंपनीज पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1250 CR। 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट दोनों कंपनीज का इक्वल हुआ है। टर्नओवर का अलग रेशियो, एक्सपेंडिचर का अलग रेशियो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्नओवर ऑफ ए, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग। ठीक है, रेशियो इक्वल आ रहा है अल्टीमेटली हमारा, किसका, प्रॉफिट का रेशियो दोनों कंपनीज का इक्वल आ रहा है, दोनों के लिए प्रॉफिट सेम है, सेम है। कैसे करेंगे, अब एक तरीका हो सकता है, तुम ये मान लो कि हमारा टर्नओवर मान लेते हैं कि ए और बी का टर्नओवर है 8x एंड 7x, क्योंकि रेशियो है 8:7, 8x 7x मान लिया। एक्सपेंडिचर मान लो 19y और 16y, और फिर इक्वेशन बना दो, क्योंकि हमारा टर्नओवर माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट है, यानी कि 8x - 19y डिवाइडेड बाई 7x - 16y, दैट इज इक्वल टू 1/1। यहाँ पे क्योंकि रेशियो इक्वल है, किसी और क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता था। ठीक है, तो किसी और क्वेश्चन के हिसाब से अभी यहाँ पे हमने 1:1 लिखा, 2:3 होता तो उस हिसाब से लिख देते, सॉल्व हो जाता हमारा। बट क्या ये सही तरीका है? बेटर अप्रोच हमेशा ये होगा कि तुम y को मानो ही नहीं, y की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, y को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है।
हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज एक ही अननोन हमने मारा है। अल्टीमेटली इस केस में क्या होगा कि अगर तुम्हारा y के लिए कुछ डिफरेंट टाइप का टिपिकल वैल्यू आ रहा होगा तो x तुम्हारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, x फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो y तुम मत मानो, एक्सपेंडिचर को वैसे का वैसा रहने दो, क्योंकि हमें वैल्यू रेशियो में चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली विच द फॉलोइंग इज द टर्नओवर ऑफ ए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में इस कहानी पे डिस्कशन करेंगे, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या फिर क्योंकि यहाँ पे इक्वल था तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे 8x माइनस 19 इज इक्वल 7x माइनस 16, 8x माइनस 7x आ गया x, x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 1 ही रहा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं टर्नओवर हमारा कितना हो गया, ए और बी का टर्नओवर हुआ 8 इंटू 3 24 और 7 इंटू 3 21, और एक्सपेंडिचर रहा 19:16, तो वैल्यू कितनी बच गई, 24 माइनस 19 इज 5, और यहाँ भी आया 5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1250 CR, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 250 CR। टर्नओवर ऑफ ए पूछ रहा है, ए का टर्नओवर क्या होगा, 24 इंटू 250 CR, दैट विल बी 6000 करोड़, ओके। रुपीज 6000 करोड़ होगा, करोड़ मिस हो गया है यहाँ पे, इतना बड़ा चीज़ को मिस कर दिया, ऑप्शन ए आंसर हो गया रुपीज 6000 करोड़। क्लियर है ये बात, ठीक है। छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमेशा तुम्हारा आसान रहेगा और बढ़िया है, ओके। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आओगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना, सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और साथ में अपना जो भी फीडबैक है जरूर देना। तुम्हारा कोई और भी खुद का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम आईडी पे ADITYAKT पे तुम मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई स्पेसिफिक मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।